हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ईरोडोप सीरीज का ये 5वां लेक्चर है और पिछले 4 लेक्चर में हम लोग मोशन इन 1D कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये प्रॉब्लम नंबर्स मैंने लिखी हैं जो ईरोडोप की ओरिजिनल प्रॉब्लम नंबर्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1.10 जो प्रोजेक्टाइल मोशन की ओरिजिनल नंबरिंग थी। इसमें देखो क्या है कि एक ही जगह से एक पार्टिकल को आप 25 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंकते हो और ये 60 डिग्री पे। और दूसरे पार्टिकल को ऊपर को फेंकते हो वही 25 मीटर पर सेकंड से। तो आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है एट 1.7 सेकंड। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो। एक पार्टिकल को आप 25 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पे फेंक रहे हो और उसी टाइम पे आप दूसरे पार्टिकल को 25 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो। तो आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है 1.7 सेकंड। अब इसमें देखो कंसेप्ट क्या होता है। जब दोनों पार्टिकल्स एयर में आते हैं, मान लो मैं इसको 1 कह देता हूं और इस वाले पार्टिकल को 2 कह देता हूं। जब दोनों पार्टिकल्स एयर में आते हैं तो दोनों का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन जी होता है। इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब रिलेटिव मोशन कह सकते हो यूनिफॉर्म होगा, या रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और यूनिफॉर्म मोशन में हम एक ही चीज जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस ये जानते हैं क्या लोग। एक बार दोबारा सुन लो। जब दोनों पार्टिकल्स एयर में होंगे तो दोनों का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन जी नीचे को होगा। इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। तो रिलेटिव मोशन यूनिफॉर्म होगा या रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आपको सिंपली एक चीज करना है कि जो डिस्टेंस होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कुछ भी कह लो, ये इनटू टाइम लगा देना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर इनटू टाइम। और इसमें से v1 वेक्टर कितना हो जाएगा, 25 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 25 sin 60 डिग्री जे कैप। और v2 वेक्टर कितना लिख सकता हूँ, v2 वेक्टर लिख सकता हूँ 25 जे कैप, इतना लिख सकता हूँ। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होगा। फाइनली एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जब दोनों पार्टिकल्स एयर में हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, रिलेटिव मोशन यूनिफॉर्म, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। तो डिस्टेंस सीधे सीधे हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम। ये अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरे क्वेश्चन में। ये 1.11 था। ये भी तुम्हें कई सारी बुक्स में दिखा होगा और जहाँ भी तुम पढ़ते हो क्लास में वो भी करवाया होगा सर लोगों ने। हर बुक में अवेलेबल होता है। एक टावर से आप एक पार्टिकल को इधर को फेंकते हो, मान लो 3 मीटर पर सेकंड से।
और दूसरे पार्टिकल को इधर को फेंकते हो 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये इधर गिरा, ये इधर गिरा, तो तुमसे अगेन वो पूछता है कि डिस्टेंस कितनी होगी जब दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो। जैसे ये 1 है, ये 2 है, मान लो। जब v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, मतलब कुछ ऐसे समझ लो कि जैसे ये मान लो किसी टाइम पे ये v1 हो गया, क्यों, और ये मान लो v2 हो गया, तो ये वाला हो गया ना एक तरीके से, ये वाले एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। अगर देखोगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब उस टाइम पे कह रहे हैं ये हो। अब सुनो v1 परपेंडिकुलर टू v2 करना है, इसका मतलब तुम्हें v1 डॉट v2 ये 0 करना है। इसका मतलब u1 प्लस a1 t डॉट प्रोडक्ट u2 प्लस a2 t, इसको 0 करना है। अब मैं u1 वेक्टर को कितना लिख सकता हूँ, 3i कैप। a1 वेक्टर को कितना लिख सकता हूँ, अगर मैं g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ मान लो, तो -10 j कैप हो जाएगा ना, नीचे को हो गया, क्यों, ये हो गया। और u2 वेक्टर को कितना लिख सकता हूँ, -4i कैप। और अगेन u2 वेक्टर को भी मैं कितना लिख सकता हूँ, -10 j कैप। तो यहां से सबसे पहले तुम t निकाल लोगे, बस हो गया, फाइंड t। और उसके बाद फिर से वही कंसेप्ट आ गया ना कि अगर तुम्हें दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो तुम रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस हो गया। इसका मतलब जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ v12 या v21 इंटू टी कह सकते हो, क्यों। और एक्चुअल में ये जो v12 या v21 कह रहा हूँ, ये इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, ये मैं कर रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी की बात। अब सिंपल सी बात है, एक की वेलोसिटी इधर को 3 थी और दूसरे की वेलोसिटी इधर को 4 थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी 7 हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो आंसर फाइनली कितना हो जाएगा, 7 इंटू टी, ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको वो टाइम निकालना है जब दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक तो ये हो गया। और फिर उनके बीच में तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले डिस्कस, वो सीधे सीधे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम, ये कर देते हैं। अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम में। आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन की, देखो एक एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है और एक्सीलरेशन उसका ए है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये दे रखी है, जहाँ पे अल्फा भी कांस्टेंट दे रखे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन निकालनी है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है एक पार्टिकल, एक्सीलरेशन ए दे रखा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें ओरिजिन पे उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो ये अगर तुम देखोगे तो बिल्कुल जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन है, सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन
जिसमें बस जी को ए ने रिप्लेस कर दिया बस हो गया। अगर आप देखो तो जी ए की तरह है, बाकी कुछ नहीं है। और जो तुम्हें y इक्वल टू एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसको प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कर लो, बस हो गया। जैसे y इक्वल टू क्या होती है बताओ, जो है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। अगर तुम देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है, क्यों? ये होती है ना ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। तो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा कि टेन अल्फा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू अल्फा हो गई, और जी की वैल्यू ए हो गई। इसका मतलब एक तरीके से ए अपॉन टू यू स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ए अपॉन टू यू स्क्वायर वन प्लस अल्फा स्क्वायर, वो बीटा के इक्वल हो गया। अगर आप देखोगे तो बीटा कितना हो गया, बीटा हो गया ए अपॉन टू यू स्क्वायर, ए अपॉन टू यू स्क्वायर वन प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से यू निकाल लेना, ये तो निकालना था तुम्हें। ये क्या, एक बार दोबारा देख लो, ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि जी को ए से रिप्लेस कर दोगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर तुम दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा टेन अल्फा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू अल्फा आ गई, और जी की वैल्यू ए हो गई। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो कुछ भी है वो एक्चुअल में बीटा बन गया, या और फिर यू निकाल लोगे। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक तुम्हें ना इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वी नॉट, और तुम्हें पोजीशन वेक्टर पहले पार्ट में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। देख लो क्वेश्चन अच्छी तरीके से, पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। अच्छा, इसमें आंसर में तुम देखोगे ना तो जी आ रहा है, लेकिन वो अल्फा वेल्फा कुछ नहीं आ रहा कि कितने से फेंका, मतलब थीटा वगैरह वो कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप आंसर पे गौर करोगे तो आंसर तुम्हारा जी वेक्टर के टर्म्स में आ रहा है, और वी नॉट वेक्टर के टर्म्स में आ रहा है, लेकिन किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा नहीं आ रहा है इसमें। इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे कुछ, हाँ, थीटा नहीं आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले तुम्हें पोजीशन वेक्टर निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। एक बात बताओ, आर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कह सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे यू नॉट को, यू को सॉरी वी नॉट लिख दो, और ए वेक्टर को जी वेक्टर लिख दो। तो देखो पहला पार्ट तो सिंपल है, क्यों? मैं सर्दी जुकाम लगाया बेटा, इसलिए थोड़ा सा ऐसा समझ में आ गया। बताओ, आपको थीटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, थीटा नहीं दिया हुआ है, आपको जो आंसर निकालना है वी नॉट जी उनके टर्म्स में निकालना है। अब दूसरा सुनो, ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको मीन वेलोसिटी निकालनी है फर्स्ट टी सेकंड में और टोटल टाइम ऑफ मोशन में। बी पार्ट में थोड़ा सही है।
आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 0 से t में, तो ऑब्वियस ही बात है ये s/t होगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जो पोजीशन वेक्टर है वो वही एस वेक्टर बन जाएगा ना, जो भी पोजीशन वेक्टर है वही क्या बन जाएगा, एस वेक्टर। तो आप कह सकते हो ये बन जाएगा आर वेक्टर अपॉन टी हो जाएगा। क्यों? और आर वेक्टर हम ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो ये डिवाइडेड बाई टी कर दो। क्यों? ये डिवाइडेड बाई टी कर दो, तो इसका मतलब ये बन जाएगा यू नॉट प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी, यू प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी। अब इसमें से u वेक्टर आ गया v नॉट वेक्टर और a वेक्टर आ गया g वेक्टर। ये देख लो, ये आ गया। अब तुम्हें वो v नॉट होगा, थोड़ा सा आंसर दूसरा में गड़बड़ है। अब तुम्हें इसमें एवरेज वेलोसिटी 0 टू t निकालनी थी पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में, कंप्लीट मोशन में। तो इसका मतलब इस वाले में तुम इस वाले को कैपिटल टी रख दोगे ना, अगर इसको देखोगे तो कैपिटल टी रख दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो v नॉट प्लस हाफ जी इंटू कैपिटल टी। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे टी क्या रखोगे, ठीक है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे टी क्या रखोगे आप, ये कह लो जो है। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो ये वी नॉट है, ये जी वेक्टर है, ये थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा आ गया ना, ये आ गया। अब देखो टी की वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी होती है, तो एक तरीके से 2v0 साइन थीटा अपॉन जी आ गया, राइट, टाइम ये आ गया। अब क्या करते हैं कि हम जो है ना वी नॉट और जी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। मान लो वी नॉट और जी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो ये बताओ कितना हो गया, वी नॉट डॉट जी इक्वल टू वी नॉट जी कॉस 90 प्लस थीटा बनेगा ना, नहीं होता कॉस 90 प्लस थीटा बनेगा, जो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस वी नॉट जी साइन थीटा। अब आप ये देखो कि यहां से मैं वी नॉट साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, ये मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हें। वी नॉट साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, तो जो है वी नॉट साइन थीटा की वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस वी नॉट डॉट जी अपॉन जी, ये लिख सकता हूं। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बस हो गया। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो टी की वैल्यू कितनी रख दी बताओ, जो है ट्वाइस अपॉन जी, ट्वाइस अपॉन जी। और वी नॉट साइन थीटा को मैंने कितना लिख दिया बताओ, माइनस वी नॉट डॉट जी अपॉन जी, इतना आ गया। तो इस टाइप से आंसर आ रहा होगा कुछ, देखो थोड़ा सा मे भी हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, बट कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हाँ ठीक है, सही आ रहा है, वही आ रहा है।
देखो 2 और 2 कैंसिल हो गए ना बेटा, 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये क्या। तो इसमें देखो मेन कंसेप्ट क्या था ना, मेन कंसेप्ट ये था कि आपको जो आंसर देना था वो V0 और G के टर्म्स में देना था, और थीटा को नहीं लेना था। तो और यहाँ पे जब हम पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहे थे, नहीं है पूरे का पूरा, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहे थे तो उसमें थीटा आ रहा था, तो वो हमने निकाला कि वो थीटा को हम कैसे हटाएंगे, वो कैसे हटाएंगे। तो मैंने V0 डॉट G निकाला, ये कह लीजिए, ये हो गया। मतलब यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट आ गया, वो देखो क्या है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम्हें मान लो U दिया हुआ है और G दिया हुआ है और थीटा निकालना है, मान लो सपोज करो ये है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में U दिया हुआ है, G दिया हुआ है, थीटा निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो U.G इक्वल टू U.G कॉस 90 प्लस थीटा, जो माइनस UG साइन थीटा हो गया, क्यों माइनस UG साइन थीटा हो गया। तो यहां से तुम्हें थीटा पता चल गया, बस ये कह लो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, क्यों साइन इनवर्स माइनस U.G अपॉन UG, इतना होगा। तो ये ध्यान रखना प्रोजेक्टाइल मोशन में इस टाइप से होगा। और वैसे भी कहीं पे तुम्हें याद होगा ना, दो वेक्टर्स के बीच में जो हम निकालते थे cos थीटा इक्वल टू A डॉट बी अपॉन ए बी, उससे कुछ निकल के आ रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स निकल के आ रहा है, ये कह लो। तो ये मेन कंसेप्ट है इसका। अब चलते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम। ये तो सिंपल है, कोई ज्यादा मेरे को नहीं करना। तुम देखो सीधे सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताना था, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताना था, देखो ये हो गया। रेंज का फॉर्मूला बताना था, तो ईरोडोप की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, कह लो आप। और ट्रेजेक्ट्री की जो है इक्वेशन देखो बिल्कुल वही आ रही होगी, तुम्हें दिख रही होगी, नहीं है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दिख रही होगी। और एक तुमसे ये और पूछा था कि एच और आर किस एंगल पे इक्वल होंगे, बस ये पूछा था। इसमें तुमसे ये पूछा था कि एच और आर किस एंगल पे इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल कर देना, वहां से अल्फा निकाल लो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, जस्ट तुम्हें फॉर्मूले बताने थे या डेराइव करने थे, कुछ भी कर लो, करते ही हो आप। ट्रेजेक्ट्री का, और एक तुम्हें अल्फा निकालना था जहां पे एच और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको तो चलो पीटीओ कर देता हूँ, इसमें तो कोई स्पेस चाहिए नहीं था। ये थोड़ा सा वो है ये कहता है एक बॉल यहां से एच हाइट से नीचे गिरती है, और फिर तुम्हें लगी रहा होगा ऐसे कहीं आएगी कुछ, ये अल्फा दिया हुआ है, तो तुम्हें ये डिस्टेंस दे निकालनी थी बस, जिसको हम कई बार रेंज भी कहते हैं। और यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है, ये दिया हुआ है। दोबारा सुन लो, एक बॉल एच हाइट से नीचे गिर रही है और यहाँ पे उसका इलास्टिक कोलिजन होता है, और फिर वो कुछ इस टाइप से आएगी। तो हमें एक तरीके से अलोंग द प्लेन रेंज निकालने की, रेंज कितनी होगी। वैसे इसको ओ बोला है इसने और इसको ए बोला है, तो तुमसे ओ ए पूछा हुआ है कितना होगा। अब देखो जब ये यहाँ पे टकराएगा ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो √2GH होगी ना, नहीं हो तब टकराते इसमें ये वेलोसिटी होगी।
अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लेता हूं मैं, एक इधर को और एक इधर को। और अगर ये वाला एंगल अल्फा आता है तो ये एंगल भी तुम जानते होगे अल्फा आता है। तो यहां को जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा v cos अल्फा, और यहां को जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v sin अल्फा। और इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, ये इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, तो v sin अल्फा जो कंपोनेंट होगा वो तो अनचेंज रहेगा, और जो v cos अल्फा कंपोनेंट होगा वो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात? अलोंग द प्लेन जो कंपोनेंट होगा, अलोंग द प्लेन जो कंपोनेंट होगा वो तो अनचेंज रहेगा v sin अल्फा, और जो v cos अल्फा होगा वो उतना ही क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका मतलब कोलिजन के बाद अगर देखोगे तो कोलिजन के बाद फिर कुछ ऐसे होता है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा v sin अल्फा, और ये हो जाएगा v cos अल्फा। अब मैं एक्सीलेशन या जी के भी कंपोनेंट कर लेता हूं, तो एक्सीलेशन का जो इधर को कंपोनेंट आता है ये जी cos अल्फा आएगा, और एक्सीलेशन का इधर को जो कंपोनेंट आएगा वो जी sin अल्फा होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये हो गया। अब सुनो, अब अगर मैं ये वाली डायरेक्शन में देखूं, इसमें v cos अल्फा उधर को है, और नीचे को जो एक्सीलेशन है वो g cos अल्फा है, g cos अल्फा है। g के ये रहे होंगे कंपोनेंट, देखना बेटा जो है, जैसे g भी तो इधर ही को रहा होगा ना, ये g हो गया, ये अल्फा हो गया। तो इसका मतलब इसको अगर मैं इस वाले एंगल से देखूं, इन दो कंपोनेंट के एंगल से देखूं, तो यहां से इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2v cos अल्फा अपॉन g cos अल्फा आएगा। ये तो बाय द वे कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे ये होता है ना बेटा, जैसे तुम एक बात बताओ, ये वर्टिकल में देखूं अगर मैं, जैसे ये कंपोनेंट है u और ये नीचे को g है, तो इसका ऊपर जाने का और नीचे आने का जो टाइम होता है वो कितना होता है, 2u अपॉन जी होता है ना। अगर देखोगे तो 2u अपॉन जी होता है। तो यही कंसेप्ट मैंने यूज किया, अगर वहां पे देखोगे तो यही कंसेप्ट यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 2v cos अल्फा अपॉन g cos अल्फा, ये हो गया। अब इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर जाएगा, ये o था, ये a था, तो इसका मतलब o a डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी v sin अल्फा इंटू टी यू टी प्लस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये रख लोगे तो यहां से ओ ई डिस्टेंस आ जाएगी। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। टकराते समय उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। अब टकराते समय मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लिए, टकराते समय वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए। एक आ गया v cos अल्फा और एक आ गया v sin अल्फा। अब टकराने के बाद ये तो एज इट इज रहेगा, इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, और ये कंपोनेंट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो टकराने के बाद ये कंपोनेंट आ गए, और मैंने एक्सेलरेशन जी के भी दो कंपोनेंट्स कर लिए, ये भी अल्फा था। एक्सेलरेशन जी के भी दो कंपोनेंट कर लिए, जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा। उसके बाद मैंने जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला वो एक तरीके से ये वाले कंपोनेंट से निकाला, इस वाले कंपोनेंट से मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला।
और फिर आता है कि इस डायरेक्शन में वो कितना ट्रेवल करेगा, ओ ए कितना ट्रेवल करेगा, तो उसमें मैंने यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पुट कर दिया बस। ये कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मेरी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टारगेट 5.1 किलोमीटर पे दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है, तो तुम्हें टाइम निकालना है। वही प्रोजेक्टाइल मोशन है, ध्यान रखना। प्रोजेक्टाइल मोशन है, टारगेट तुम्हें दे रखा है 5.1 किलोमीटर पे और इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है, तो तुम्हें टाइम निकालना है कितने टाइम पे वो होगा के बाद। अब एक सिंपल सी बात देखो, टारगेट का मतलब एक तो रेंज दे रखी है ना आपको, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब रेंज को यहां पे रख लेना 5100 मीटर और यू स्क्वायर को रख लेना 240 का स्क्वायर, ये हो गया। और जी को चलो 10 ले लेते हैं, क्यों, जी को 10 ले लेते हैं, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालें, बस हो गया फाइंड थीटा। लेकिन तुम जानते होगे कि अगर u की वैल्यू फिक्स है और r की वैल्यू भी फिक्स है, तो तुम्हें दो एंगल मिलते हैं ना, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा, दोनों पे रेंज एक ही मिलेगी ना। अगर तुम देखोगे तो थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों पे रेंज एक ही आएगी, क्यों, थीटा निकल लिया 90 माइनस थीटा निकल लिया, तो दोनों पे रेंज एक ही आएगी। अब तुम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे। जैसे अगर मैं t1 कहूंगा, एक टाइम कितना हो जाएगा, एक टाइम तो हो गया t1, तो ये 2u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। और t2 कितना हो जाएगा, ये दूसरा टाइम हो जाएगा, और मैंने तुमसे कहा साइन थीटा को तुम 90 माइनस थीटा लिख दोगे, क्यों, 90 माइनस थीटा लिख दोगे, तो ये हो जाएगा t2, तो ये हो जाएगा 2u cos थीटा हो जाएगा अपॉन जी। ये कर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको एक तो टारगेट डिस्टेंस दे रखी थी, इसका मतलब रेंज दे रखा था, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी 240 मीटर पर सेकेंड, तो तुम्हें टाइम निकालना था। तो सबसे पहले तुम थीटा निकालोगे, और थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों में रेंज इक्वल आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग तुम दो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे, t1 और t2 दो निकालोगे। या प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअल में एक ही जगह से ना तुम अलग अलग टाइम पे, जैसे इसको भी तुम 240 मीटर पर सेकेंड से फेंकते हो और 45 डिग्री पे, और इसको भी तुम 250 मीटर पर सेकेंड से फेंकते हो और ये 60 डिग्री पे फेंकते हो, और वो कोलाइड करते हैं, दे कोलाइड। तो तुम्हें टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग्स निकालना है, टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग्स ये निकालना है। तो तुम्हें लग ही रहा होगा जैसे ये 1 है मान लो, और ये 2 है, तो अगर दोनों कहीं पे एक जगह पे टकराते हैं, नहीं दोनों कहीं पे एक जगह पे टकराते हैं, तो t2 तुम्हें लग रहा होगा ज्यादा होगा t1 से, क्योंकि वो बड़े एंगल पे फेंका है तुमने। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा डेल्टा टी, वो t2 माइनस t1 होगा। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंकते हो और दूसरे पार्टिकल को 60 डिग्री पे फेंकते हो, सेम स्पीड 250 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अलग अलग टाइम पे, और वो कहीं पे टकरा जाता है। तो तुम्हें फायरिंग्स के बीच का टाइम इंटरवल निकालना है,
तो पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि जो 60 डिग्री पे फेंका था वो ज्यादा टाइम लेगा, इसका मतलब तुम्हें जो आंसर देना है वो T2 माइनस T1 देना है। अब सिंपल सी बात क्या है, देखो टकराते समय जैसे इसको हमने ओरिजिन ले लिया ना, इसको ओरिजिन ले लिया, इसको हमने x ले लिया, इसको y ले लिया। अब टकराते समय दोनों के एक तो x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, तो सबसे पहली कंडीशन मैंने ये लिख ली x1 इक्वल टू x2। अब x1 कितना था देखो 250 cos 45 डिग्री इंटू T1, और वो कितना था बताओ 250 cos 60 डिग्री इंटू T2। ये फर्स्ट हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। x डायरेक्शन में सीधे सीधे u x इंटू टी होता है, नहीं है, ये हो गया। और टकराते समय ऑब्वियस सी बात है y1 और y2 भी इक्वल होंगे ना, टकराते समय y1 और y2 भी इक्वल होंगे। अब y1 कितना होगा 250 साइन 45 डिग्री इंटू T1। ये तो वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाएगी, नहीं मतलब ये तो वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाएगी, माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर, इतना ग्रेविटी इसको नीचे लेके आएगी। जी को 10 रख देना चलो, इक्वल टू 250 साइन 45 डिग्री इंटू T2। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाएगी, और माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर, यहां भी जी को 10 रख देना, ये ग्रेविटी इसको नीचे लेके आएगी। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब दोनों को सॉल्व कर लेना और वहां से T1 और T2 फाइंड कर लेना, फाइंड T1 एंड T2। और उसके बाद आंसर जो होगा वो T2 माइनस T1 होगा। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दो पार्टिकल्स को एक ही जगह से प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड 250 मीटर पर सेकंड से, एक को 45 डिग्री पे, एक को 60 डिग्री पे, और दोनों के दोनों कहीं पे टकराते हैं। तो फायरिंग्स के बीच का टाइम इंटरवल निकालना है। तो मैंने तुमसे कहा जो 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट हुआ था वो ज़्यादा टाइम लेगा, इसका मतलब हमें जो आंसर देना है वो T2 माइनस T1 देना है। तो टकराते समय एक तो x कोऑर्डिनेट सेम होंगे और दूसरा y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। x डायरेक्शन में सीधे सीधे लगता है ux इंटू टी, और y डायरेक्शन में क्या होता है uy इंटू टी, उसको वेलोसिटी ऊपर ले जाती है, और हाफ जी टी स्क्वायर उसको ग्रेविटी नीचे लेके आती है। तो y डायरेक्शन में आप ये इक्वेशन लगाओ। तो इरोडोप में प्रोजेक्टाइल मोशन के केवल इतने ही क्वेश्चंस थे, और इसमें से जो मेन हमने एक नया कंसेप्ट थोड़ा सा सीखा कह लो आप, बहुत ज़्यादा तो नहीं। जैसे अगर आपको u वेक्टर और g वेक्टर दिया हुआ है तो उसके टर्म्स में आप थीटा कैसे निकालोगे, समझ गए ना, थीटा कैसे निकालोगे। तो हमने क्या निकाला था बताओ, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये निकाला था ना, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस यू डॉट जी अपॉन यू जी, ये निकाल लो। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस यू डॉट जी अपॉन यू जी, ये हमने एक नई चीज थोड़ा सा सीखी, और कुछ नहीं। बाकी चलो नेक्स्ट उसमें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे। थैंक यू एंड गुड डे।